Hello, my dear students. Welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your psychology educator. And students, आज के हमारे इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 7 दैट इज फ्रॉम क्लास 12 साइकोलॉजी सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस के NCERT सॉल्यूशंस। यानी कि हमने हमारा चैप्टर कर लिया है पूरी तरह से कंप्लीट। ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो अब बारी आ जाती है क्वेश्चन एंड आंसर्स की, और अब हम करेंगे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम योर NCERT। ठीक है, मतलब NCERT में एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं चैप्टर नंबर 7 से, हम उन्हें करेंगे आंसर। फाइन। अच्छा, एक चीज जो मैंने आप लोगों को पहले भी कही थी कि कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स जो हैं मतलब चैप्टर के अंदर से वो डिलीट हो गए हैं। जैसे चैप्टर नंबर 7 में से कुछ टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक्स के ऊपर लेकिन NCERT में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा दूंगी। ठीक है, उन पर स्टार मार्क लगा रहेगा, आपको बता दूंगी कि ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं। बट क्योंकि NCERT में दिए हुए हैं तो मैं आपको उनका आंसर बता दूंगी। ठीक है, आप लोग पढ़ लेना, आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। CUET वगैरह दोगे तो उसमें काम आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है आप लोगों ने और सारा सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब जो है हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फाइन, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर चैप्टर नंबर 7 NCERT सॉल्यूशंस। और साथ ही साथ में थोड़ा पैटर्न को भी डिस्कस करते चलेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो, जब भी हम NCERT सॉल्यूशंस करते हैं तो हम उसको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरह ही डील करते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन लिखना, सारा कंपैरिजन करना और मेन पार्ट ऑफ द आंसर देना, फिर एग्जांपल्स हो गए, आपके फ्लो चार्ट्स हो गए, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो आप भी जब क्वेश्चंस को आंसर करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स एंड इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स। मतलब आपको कंपेयर भी करना है और एक कॉन्ट्रास्ट भी करना है, दोनों का डिफरेंस भी बताना है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स में, इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स में। इसका मतलब पहले आप बताओगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स के बीच में क्या डिफरेंस है, फिर आप बताओगे इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है, फिर आप बताओगे कि फॉर्मल, इनफॉर्मल और इन ग्रुप, आउट ग्रुप्स के बीच में एक कंपैरिजन। समझ में आया? मतलब इनमें डिफरेंसेस आपको बताने हैं, इनमें और इसमें, और इन दोनों में आपको कंपेयर करना है। क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, तभी आंसर अच्छे से लिख पाओगे। सो सबसे पहले फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स की हम बात कर लेते हैं। देखो, फॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं? जब आप फॉर्मल ग्रुप्स फॉर्म करते हो तो उसमें क्या होता है, आप किसी एक पर्पस के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए उसको फॉर्म किया जाता है और उसमें एक क्लोज रिलेशनशिप नहीं होती है। और साथ ही साथ में जो ग्रुप में मेंबर्स होते हैं सभी के पास में अपने अपने रोल्स, अपने अपने स्टेटस होते हैं, सब उस अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए। इनफॉर्मल ग्रुप इसी का बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, इसी का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो वी कैन कंपेयर फॉर्मल विथ ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप एंड इन ग्रुप विथ आउट ग्रुप इन द फॉलोइंग वेज। तो सबसे पहले हम फॉर्मल को, वी कैन कंपेयर फॉर्मल विथ इनफॉर्मल ग्रुप एंड इन ग्रुप विथ आउट ग्रुप इन द फॉलोइंग वेज। तो हमको इसका एक कंपैरिजन करना है। सबसे पहले फॉर्मल ग्रुप्स, अभी मैंने आपको बताया कि फंक्शंस जो हैं वो एक्सप्लिसिटली स्टेटेड होंगे, एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होगा, सभी ग्रुप मेंबर्स के रोल्स जो हैं वो डिफाइंड होंगे कि किसका क्या काम है। साथ ही साथ में कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे जिन्हें सभी को मानना होगा। जैसे एग्जांपल, कोई एक यूनिवर्सिटी, आपका स्कूल, कॉलेज एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं, इनके अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता है, सबके पास अपना अपना काम जो है वो डिवाइडेड होता है, उसी अकॉर्डिंग सभी लोग काम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट फॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप्स, इसका अपोजिट, कोई रूल्स रेगुलेशंस उतने ज़्यादा नहीं माने जाते हैं, स्टेटेड नहीं होते हैं, क्लोज रिलेशनशिप मेंबर्स के बीच में होती है, और साथ ही साथ में डिसीजन जो है वो इनफॉर्मल सेटिंग्स के अंदर होते हैं, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो पैरेलल मैकेनिज्म के साथ में चलेगा। मतलब जैसे आपके फ्रेंड्स का ग्रुप होता है ना, पीयर ग्रुप, इसके एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो, पीयर ग्रुप। ठीक है, ये इनफॉर्मल का एग्जांपल हो गया।
अब हम बात करेंगे इन ग्रुप्स की और आउट ग्रुप्स की। इन ग्रुप्स कौन से ग्रुप होते हैं? इन ग्रुप्स वो ग्रुप होते हैं जिसका आप पार्ट होते हो, तो उसको आप कैसे कंसिडर करते हो? मी, माई, वी, आर ग्रुप, इस तरीके से। इसमें जो भी ग्रुप्स होते हैं उनमें फेवरेबल, एडमायरेबल ट्रेड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। हमेशा गुड, स्ट्रांग और कोहेसिवनेस जो है इसके अंदर हमको देखने को मिलती है। इन ग्रुप्स कौन से ग्रुप? जिसका पार्ट हम हैं, तो वहां पर एकता और ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आउट ग्रुप को आप कंसिडर करते हो एज दे, और इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको आप नेगेटिवली देखते हो, क्योंकि वो दूसरा ग्रुप है, आपके और उसके बीच का एक कंपैरिजन चलता रहेगा। जनरली ये डैमेजिंग, डेंजरस या नेगेटिव इमोशन से इसको हम रिलेट करते हैं। क्लियर? तो ऐसे चारों ग्रुप्स के फीचर्स आप लोगों को बताने हैं। फिर आप थोड़ा सा कि फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप्स जो होते हैं उनके एग्जाम्पल आपने दे ही दिए थे, फिर आप इन ग्रुप और आउट ग्रुप का एग्जाम्पल दे दो। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लिख लोगे इसका क्वेश्चन का आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ग्रुप्स क्या होते हैं वो आप बता सकते हो कि ग्रुप्स क्या हैं, किस तरीके से फॉर्म होते हैं, फिर ग्रुप्स के टाइप्स होते हैं, उसी में फॉर्मल, इनफॉर्मल और इन ग्रुप और आउट ग्रुप आता है, और फिर ये ग्रुप्स के क्या क्या फीचर्स हैं वो सारे आपको अपने आंसर में नोट करने हैं। क्लियर? गुड। सो here comes next question, that is question number 2. Are you a member of a certain group? Discuss what motivated you to join that group. क्या आप किसी ग्रुप के मेंबर हो? अगर हाँ या ना, तो आपको डिस्कस करना है कि किस तरह का मोटिवेशन जो है आपको एक ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आता है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ग्रुप्स ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करती है। हम सब किसी ना किसी ग्रुप के मेंबर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी का अपना एक फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, हम सब उसके मेंबर होते हैं। हम सब चाहते हैं कि फ्रेंड्स हमारे भी हो, हमारा भी एक ग्रुप बने फ्रेंड्स का, या टॉपर स्टूडेंट्स का कोई एक ग्रुप होगा, है ना, या फिर आप लोगों का कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा। तो ग्रुप्स जो हैं वो किसी भी मीडियम से भले ही आप लोग मिल रहे हो, लेकिन ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, ग्रुप्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो कौन सी ऐसी फोर्स होती है, कौन सा ऐसा मोटिवेशन होता है जो हमें बोलता है कि ग्रुप्स को हमें ज्वाइन करना चाहिए? ठीक है, ये आपको आंसर में बताना है। तो आप स्टार्ट कैसे करोगे? देखो क्वेश्चन बोल रहा है आर यू अ मेंबर ऑफ अ सर्टेन ग्रुप, तो पहले इसको आपको आंसर करना है येस और नो में। तो जैसे आप आंसर में येस ही लिखोगे, आप लिखोगे येस आई एम अ मेंबर ऑफ अ पीयर ग्रुप, ठीक है, माय फ्रेंड्स ग्रुप और माय स्कूल पीयर ग्रुप, इस तरीके से आप उसको लिखोगे। फिर बोला क्या चीज आपको मोटिवेट करी ग्रुप ज्वाइन करने में, तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे। आप बोलोगे कि वी आर साइमल्टेनियसली मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स विच क्रिएट्स प्रेशर्स फॉर अस बिकॉज देयर मे बी कंपीटिंग डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। एज सच तो बहुत सारे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, और डिफरेंट ग्रुप्स के हम लोग डिफरेंट टाइम पीरियड पर मेंबर्स होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रेशर हम फील कर पा रहे होते हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग कंपटीशन है। तो हमको ऐसा लगता है कि किसी एक चीज़ का पार्ट होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प आउट करेगा। दूसरी चीज, वी आर एबल टू हैंडल दीज कंपीटिंग डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ अ सर्टेन ग्रुप, आई जॉइन ग्रुप बिकॉज दिस ग्रुप सेटिस्फाई अ रेंज ऑफ नीड्स सच एज। तो इसीलिए हम लोग जो है इन कंपीटिंग डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट करने के लिए ग्रुप्स के मेंबर बनते हैं। अब जैसे उसमें पूछा था कि आर यू अ मेंबर ऑफ अ सर्टेन ग्रुप, तो आप भी लिखोगे कि येस आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ अ सर्टेन ग्रुप, लाइक फॉर एग्जांपल माय पीयर ग्रुप। और मैंने ये ग्रुप क्यों ज्वाइन करा? क्योंकि यहाँ पर मेरी कुछ नीड्स जो है या रेंज ऑफ नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। जैसे कि क्या क्या, तो फिर अब हम उसको पॉइंट्स में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा आपने इंट्रोडक्शन दे दिया ये सारी चीज़ों का, फिर उसके बाद में आप लिखोगे कि हम ग्रुप्स को ज्वाइन करते क्यों हैं, क्या एक मोटिवेशन हमारे अंदर आता है। फर्स्ट इज सिक्योरिटी। जब आप किसी ग्रुप का पार्ट होते हो तो आप सिक्योर्ड फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कोई है आपके साथ में, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, आपका सपोर्ट करने के लिए। सो फर्स्ट इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी दैट वी फील। देखो, ग्रुप्स रिड्यूस द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी व्हेन वी आर अलोन। Being with people gives a sense of comfort and protection. As a result, people feel stronger and are less vulnerable to threats. तो हम जो है एक जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है वो ग्रुप्स के साथ रह के कम हो जाती है, हमको एक सेंस ऑफ कंफर्ट प्रोटेक्शन फील होता है, और साथ ही साथ में हम जो है स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि कोई भी हमको अपना टारगेट नहीं बना पाएगा, क्योंकि हमारे साथ लोग हैं जो हमारे लिए स्टैंड ले सकते हैं। सेकेंड इज स्टेटस। जब भी आप किसी ग्रुप का पार्ट बनते हो तो आपको एक स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है, कुछ रोल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है।
और वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक सेंस ऑफ पावर फील करवाता है या एक रिकग्निशन फील करवाता है कि हाँ आप भी कुछ हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी ग्रुप का पार्ट बनते हो और वो ग्रुप जो है स्कूल में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। मान लो उस ग्रुप के अंदर, जैसे स्कूल में मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे अब तो क्लब्स और अलग अलग वो होने लगे हैं, हाउसेस है ना, रेड हाउस, येलो हाउस, इस तरीके से मैंने सुना है कि होने लगे हैं। हम जब स्कूल में हुआ करते थे मिनिस्ट्रीज होती थी, अभी भी होती होगी। तो जैसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव कोई बनता था, कोई स्कूल रिप्रेजेंटेटिव बनता था, कोई पूरे स्कूल का हेड बॉय या हेड गर्ल बना करता था, कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनता था। तो इस तरीके से हमारे स्कूल में अलग 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 मिनिस्ट्री बनाई जाती थी। तो सबको ऐसा लगता था कि काश हम भी इस मिनिस्ट्री का पार्ट होते, क्योंकि अगर हम भी इस मिनिस्ट्री का पार्ट होते तो हमें भी किसी तरह का कोई एक मिनिस्ट्री वाली पोस्ट मिल जाती, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया जाता, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाता, चाहे असेंबली को जो है उसके लिए या कल्चरल मिनिस्टर बना दिया जाता। तो कहीं ना कहीं एक रिकग्निशन हमको भी मिलता है स्कूल में, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्टेटस जो है वो हमको ग्रुप में आने से मिल जाता है। सो व्हेन वी आर मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप दैट इज परसीव्ड टू बी इंपॉर्टेंट बाय अदर्स, वी फील रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ पावर। इज दैट क्लियर? ठीक है। सेल्फ एस्टीम, ग्रुप्स हमको एक फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ प्रोवाइड करते हैं, एक पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी हमारी एस्टैब्लिश करते हैं। बीइंग अ मेंबर ऑफ प्रेस्टिजियस ग्रुप एनहांसेस वंस सेल्फ कंसेप्ट। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि मान लो आप भी किसी मिनिस्ट्री के मेंबर बन जाते हो या उस मिनिस्ट्री में आपको भी कोई एक स्टेटस दे दिया जाता है, मान लो आपको कल्चरल मिनिस्टर बना दिया जाता है, ठीक है। तो आपके अंदर एक ऐसे फील हो गया ना कि यार मुझे बनाया है, मतलब मेरी भी इंपॉर्टेंस है, टीचर्स मुझे ज़्यादा अच्छा समझते हैं, मुझे ज़्यादा काबिल समझते हैं। तो आपको खुद को लेके आपकी एक पॉजिटिव सेल्फ आइडेंटिटी बनना स्टार्ट हो जाएगी। अपने आप को लेके आपका जो एक कंसेप्ट है, सेल्फ कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं, वो आपका एनहेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेल्फ एस्टीम ये एक रीज़न हो गया। सैटिस्फैक्शन ऑफ वंस साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स, हम अपनी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, गिविंग, रिसीविंग अटेंशन, लव, पावर, ये सारी चीज़ें हमारे आसपास हों, और उसे ही फुलफिल करने के लिए हम लोग ग्रुप्स का पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग नहीं चाहते ना कि हम अकेले अकेले रहें, हम एटलीस्ट लोगों के साथ में रहें। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जो हमको कहाँ से मिलती है? ग्रुप्स से। गोल अचीवमेंट, गोल अचीवमेंट का मतलब क्या हो गया कि आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। अगर दूसरे आपके साथ में होंगे तो मेजॉरिटी वाली पावर रहेगी, और मेजॉरिटी वाली पावर आपको गोल्स को अचीव करने में हेल्प आउट करेगी। प्रोवाइड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, जो ग्रुप्स होते हैं वो हमको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारा व्यू पॉइंट और ज़्यादा ब्रोडन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एज एन इंडिविजुअल आपको ऐसा लगता है कि कोई क्लास टीचर है जो आपको नहीं अच्छे से पढ़ा रही हैं, आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, आप उनसे नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है और आप यही चीज़ें सोचते रहते हो और ऐसा ही आपके मन में बैठ चुका है। लेकिन मान लो कल को ऐसा होता है कि कुछ दिन बाद आप अपनी क्लास में कुछ लोगों से मिलते हो, 10 लोगों से, कोई एक ग्रुप है उससे मिलते हो या अपनी क्लास में डिस्कशन करते हो, तो आपको सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं मैम तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, हमको तो सारी चीज़ें समझ में आती हैं, मैम के तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत ईजी वे में हो जाता है। तब आपको ऐसा लगता है कि अच्छा शायद मुझे ही समझने में दिक्कत हो रही है या मेरे एंड से कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोगों को ऐसा फील होता है तो शायद कहीं ना कहीं मेरा व्यू पॉइंट मुझे चेंज करने की ज़रूरत है क्या, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं कि आपको एक नॉलेज, इंफॉर्मेशन जो है ना वो ग्रुप्स के साथ में जब आप रहते हो तो मिलती है, आपका एक व्यू पॉइंट और ज़्यादा ब्रोडेंट होता है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी आप एज एन इंडिविजुअल एक्वायर नहीं कर सकते, तो ग्रुप्स के साथ रहोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और ग्रुप्स इस इन्फॉर्मेशन को सप्लीमेंट भी करते रहते हैं, आपके नॉलेज को एनहेंस भी करते रहते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से पॉइंट्स लिख के हाईलाइट करते हुए आपको बताना है कि हम लोग ग्रुप्स को क्यों ज्वाइन करते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ रहा है, 3 मार्क्स में आ रहा है, 4 मार्क्स में आ रहा है या जैसे भी आ रहा है, तो फिर उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारे आंसर को फिर मॉडिफाई करेंगे। बट अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो हमको इस तरह से पूरा आंसर लिखना है। Now you have Tuckman's stage model that will help you to understand formation of group। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है कि how does Tuckman's stage model help you to understand the formation of groups। टकमैन का जो स्टेज मॉडल है वो ग्रुप्स फॉर्मेशन में किस तरह से हेल्प करता है, ये आपकी बुक में स्टेजेस ऑफ ग्रुप
फॉर्मेशन दिया है, पेज नंबर गलत हो सकता है, ठीक है, उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर लिखने से बेटर है कि मैंने सोचा मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के और फिर जो है क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ग्रुप्स के बारे में बताओगे, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ग्रुप्स के बारे में आप बताएंगे कि ग्रुप्स क्या होते हैं, किस तरह से फॉर्म होते हैं। फॉर्मेशन तो खैर हम डिस्कस करेंगे, बट ग्रुप्स क्या होते हैं, हम लोग ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, तो कुछ 2-4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। फिर आप बताओगे कि टकमैन ने अपना एक पूरा स्टेज मॉडल दिया था जिसमें बताया गया था कि कौन कौन सी स्टेजेस से पास होके एक ग्रुप फॉर्म होता है, ठीक है। तो वो आप लिखोगे कि टकमैन का स्टेज मॉडल जो है वो इस तरह का था। फिर आप उस मॉडल को बनाओगे और फिर एक एक करके एक्सप्लेन करोगे कैसे बनाना है। देखो यहाँ पर 2-3 तरीके से बना सकते हो, मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। एक तो ऐसे बना सकते हो, देखो आपको यहाँ पर लिखना है टकमैन्स स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, ठीक है, टकमैन्स स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, ये लिखा आपने, ठीक है। इसके बाद में आपने ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। पहली होती है फॉर्मिंग स्टेज, तो पहले आपने लिखा फॉर्मिंग, ठीक है। सो पहली हो गई आपकी फॉर्मिंग स्टेज, दूसरी हो गई आपकी स्टॉर्मिंग स्टेज, ठीक है। तो आपने लिखा स्टॉर्मिंग स्टेज, 1 2 3 4 करके लिखना, ठीक है। ये 1, ये आपका 2, फिर ये आपकी 3 हो गई नॉर्मिंग स्टेज। अभी हम सिर्फ फ्लो चार्ट बना रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये हो गई आपकी परफॉर्मिंग स्टेज, ठीक है। और फिर ये हो गई आपकी एडजर्निंग स्टेज। एक तो ये तरीका है, ठीक है, कि इस तरह से आप एक एक करके पूरी स्टेजेस लिखो। ये पूरा दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 कैसे स्टेजेस गई हैं, और फिर उसके बाद में एक एक को एक्सप्लेन करो। फॉर्मिंग स्टेज के अंदर क्या होता है कि हम लोग आपस में साथ में आते हैं, मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं। अगर हमारे गोल्स एम्स एक जैसे हैं, हमारी थिंकिंग एक जैसी है, तो कहीं ना कहीं एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है। फिर बार बार आपस में जब मिलते रहते हैं तो वो ग्रुप फॉर्म होता है, हम लोगों के बीच की रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग होने लग जाती है। फिर स्टॉर्मिंग स्टेज आती है जिसमें होता है कि आपके बीच में कुछ इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स होने लग जाएंगे कि कौन लीडर होगा, कौन लीड करेगा, कौन डिसीजंस लेगा, किस तरह से काम होना है, कौन को आप पावर दे रहे हो, क्या करना है, क्या ऑर्गेनाइजेशन होगा, इन सारी चीज़ों को लेके कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। धीरे धीरे करके हम उन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और नॉर्मिंग स्टेज आती है जहाँ पर आप क्या करते हो, आप कुछ नॉर्म्स फ्रेम करते हो, कुछ अनरिटन रूल्स वगैरह बनाते हो कि ये पर्सन, इसका ये काम होगा, इसका ये स्टेटस है, इसका ये रोल है, इसको ये सारी चीजें करनी है, डिसीजन सब मिलके लेंगे, इस तरह से काम होगा, और आप पूरा उसको फ्रेम करते हो। दैट इज नॉर्मिंग स्टेज। फिर आपने जो भी प्लानिंग की है कि किस तरह से हमको काम करना है, कौन क्या करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप उसको परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हो, इसे बोलते हैं परफॉर्मिंग स्टेज, ठीक है। जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है तो ये ग्रुप अपने आप डिसबाइंड हो जाएगा, जिसे बोलते हैं एडजर्निंग स्टेज। क्लियर? ये पूरे आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, फाइन। अब इसको आप एक एग्जाम्पल देके भी एक्सप्लेन कर देते हो, ठीक है। आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो या आप लिख सकते हो कि वी कैन एक्सप्लेन दीज स्टेजेस बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब हम इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं कुछ स्कूल स्टूडेंट्स का जो किसी एक स्कूल प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स होंगे वो आपस में बातचीत करेंगे, जिनकी सिमिलर आइडियोलॉजीज होंगी, जो सेम वर्क कर रहे होंगे, वो लोग आपस में साथ में आ जाएंगे। बाद में उनके अंदर स्टॉर्मिंग होगा कि कौन क्या डिसीजन लेगा, कौन प्रोजेक्ट को हेड करेगा, कौन इसमें सारे डिसीजंस लेगा, कौन होगा जो सारा मटेरियल वगैरह कलेक्ट करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंफॉर्मेशन लेकर आएगा। फाइनली वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे, नॉर्म्स बनाएंगे,
कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले स्टूडेंट है तो ये लीड करेगा हम सबको, ये स्टूडेंट जो है वो सारा मटेरियल इकट्ठा करेगा, ये वाला जो स्टूडेंट है वो एनालाइज करेगा। इस तरह से हम पूरा सॉर्टेड कर लेंगे। फिर उसके बेसिस पर हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा हम उसको सबमिट कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये ग्रुप डिसबैंड हो जाएगा और एडजर्निंग स्टेज आ जाएगी। तो एक एक करके आप पूरा एग्जाम्पल भी उसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, एक ये तरीका मैंने आपको बताया फ्लो चार्ट बनाने का। एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, जो हम लोग हमेशा ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक आप वो भी बना सकते हो। इट इज लाइक वेट, तो इसको आप इस तरह से भी बना सकते हो कि एक एक स्टेजेस का नाम लिखो, ठीक है, और कोई एग्जाम्पल लेके उसके नीचे ही उसको एक्सप्लेन कर दो। बट हो सकता है वो हौश पौश हो जाए, तो बेटर है कि एग्जाम्पल अलग से इंक्लूड करो। तो यहाँ लिखो फॉर्मिंग स्टेज, नॉर्मिंग स्टेज, स्टॉर्मिंग स्टेज और ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है फ्लो चार्ट बनाने का। एक और तरीका बता दे रही हूँ, वैसे भी बना सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, आपने लिखा टकमेंस स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन और इसको कर दो एन सर्कल या कोई क्लाउड वगैरह बना दो ऐसे करके। ठीक है, और फिर स्टेज 1 फॉर्मिंग, स्टेज 2 स्टॉर्मिंग, स्टेज 3 नॉर्मिंग, स्टेज 4 परफॉर्मिंग एंड स्टेज 5 एडजर्निंग। ठीक है, एक एक करके ऐसे नाम लिख दो। आपका तरीका, आपको जिस तरीके से फ्लो चार्ट बनानी है, लेकिन फ्लो चार्ट बना के एक एक को एक्सप्लेन करोगे पॉइंट वाइज, एग्जाम्पल को पूरा पैराग्राफ में लिखोगे एंड फाइनली फिर कंक्लूड कर दोगे कि इस तरह से ग्रुप्स फॉर्म होते हैं। और हम लोग ग्रुप्स फॉर्म इसलिए करते हैं ताकि जो भी अभी हमने रीजंस लिखे थे ना, सिक्योरिटी पर्पस, स्टेटस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें आप कंक्लूड कर सकते हो। इज दैट क्लियर? क्या कोई डाउट है? ठीक है, समझ में आ गया ये भी? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। सो हाउ डू ग्रुप्स इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर? हमारा बिहेवियर किस तरह से ग्रुप्स इन्फ्लुएंस करते हैं, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, देखो, ग्रुप्स हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं कैसे, क्या क्या सारे रीजंस हैं। तो ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन अस व्हिच मे फोर्स अस टू चेंज आवर बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर डायमेंशन और डायरेक्शन। सो ग्रुप्स इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर बाय द मेथड ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस व्हिच मींस गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द इमेजिन्ड प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल। सो इसमें ये बोल रहे हैं कि देखो क्या होता है, जब भी कोई आपके आसपास में प्रेजेंट होता है या फिर आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि कोई और आपको देख रहा है या सुन रहा है या आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है। और इसे हम क्या बोलते हैं? सोशल इन्फ्लुएंस। तो जो ग्रुप्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को बाय द मेथड ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, उसमें क्या होता है कि हमारी परफॉर्मेंस जो होती है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है बाय द इमेजिन्ड प्रेजेंस ऑफ अदर्स। इमेजिन प्रेजेंस का मतलब क्या है कि अगर आप इमेजिन ही कर लेते हो कि कोई प्रेजेंट है तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होने लग जाती है। अब दिन भर में हम बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में आते हैं जहाँ पर दूसरे हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, और कुछ कुछ सिचुएशंस में सोशल इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि हम वैसे ही काम करते हैं जैसे दूसरे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, एज कम्पेयर्ड कि जो हम करना चाहते हैं। ठीक है, इन रियलिटी व्हाट वी आर, हम उसे छोड़ के वो करने लग जाते हैं जो दूसरे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और इसे ही सोशल इन्फ्लुएंस कहा जाता है। और इसी तरह से जो ग्रुप्स बनते हैं सोसाइटी के अंदर, वो हमारे बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। कभी कभी तो हम इस इन्फ्लुएंस को डिफाई कर देते हैं, लेकिन कभी कभी हमको जो है उसे मानना पड़ता है। कभी कभी हम दूसरों के व्यू पॉइंट को डिफाई कर देते हैं, मना कर देते हैं, बट देयर आर मैनी इंस्टेंसेस जिसमें हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप इन्फ्लुएंस प्रोसेसेस होते हैं, कन्फर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस, जिनके थ्रू हम जो है इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। अच्छा, अब देखो, आपको ये जो क्वेश्चन है
कन्फर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस वाला, ये जस्ट एक बार शॉर्ट में समझ लेना, क्योंकि कन्फर्मिटी, कंप्लायंस, ओबीडियंस ये सब चीज़ें जो है आपके चैप्टर में अभी नहीं आने वाली हैं, डिलीटेड हो चुकी हैं, बट फिर भी अगर एग्जाम वगैरह में आ जाए तो आप लोग एटलीस्ट जान के रखना कि CUET वगैरह में एटलीस्ट आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो कन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है कि जब कोई पर्सन चाहता है कि हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करें और हम वो चीज़ मान भी जाते हैं तो उसे कन्फर्मिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप चाहते हो कि मैं आपको सब कुछ इंग्लिश में ही बोलूं, हिंदी में ट्रांसलेट ही ना करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो शायद बच्चे मुझसे नहीं पढ़ेंगे, अगर मैंने इंग्लिश में नहीं पढ़ाया तो, और बाइलिंगुअल में अगर हो गई तो वो लोग मेरे से नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं इंग्लिश में ही बोल रही हूँ। दैट मीन्स मैंने आपकी बात से मैं इन्फ्लुएंस होगी और मैंने उसको कन्फर्म कर दिया, ठीक है। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि जब हम को ऐसा लगता है कि जो भी हमसे बोला जा रहा है उसे करने से हमको ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि आपको अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखना चाहिए, तो हमने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है, इसमें उनकी बात मानने से कौन सा मैं छोटा हो जाऊंगा, तो चलो मैं उनकी बात मान लेता हूँ और मैं भी अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने की कोशिश करता हूँ। इसे बोलते हैं कंप्लायंस। ओबीडियंस का मतलब ये होता है कि जब हमको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन अथॉरिटी में हमसे कोई चीज़ करने को बोल रहा है तो हमें वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके टीचर आपसे बोले कि कल अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आना, आप नहीं चाहते हो लाना लेकिन आपको लाना पड़ेगा क्योंकि आपकी टीचर ने आपसे बोला है, तो दैट इज ओबीडियंस। तो जब कोई पर्सन अथॉरिटी में होता है और वो हमसे कोई चीज़ करने को बोलता है तो हमें उसे करना ही पड़ता है। क्लियर? ठीक है, तो ये बस शॉर्ट में आपको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल लोफिंग पर, और सोशल लोफिंग आपके चैप्टर में है और डिलीटेड भी नहीं है, तो इसको हमको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू रिड्यूस सोशल लोफिंग इन ग्रुप्स? थिंक ऑफ एनी 2 इंसिडेंट्स ऑफ सोशल लोफिंग इन स्कूल, हाउ डिड यू ओवरकम इट? सोशल लोफिंग को आप किस तरह से रिड्यूस करोगे? कोई एक आध इंसिडेंट, कोई एनी 2 इंसिडेंट्स आपको बताने हैं सोशल लोफिंग के स्कूल में, और कैसे उस सोशल लोफिंग को ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। सोशल लोफिंग के ऊपर क्वेश्चन वगैरह आ जाता है एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ना, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखोगे आंसर में, सबसे पहले बताओगे कि सोशल लोफिंग होता क्या है, ठीक है। तो सोशल लोफिंग में आप ये बताओगे कि जब आपका इंडिविजुअल एफर्ट रिड्यूस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो टीचर ने बोला है कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मान लो फॉर एग्जांपल 40 स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर ने बोला है कि आप लोगों को अपनी क्लास को डेकोरेट करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सारा बोर्ड वगैरह, क्लास के जितने भी वॉल्स वगैरह हैं, गेट है, एंट्रेंस है, वो सब आप लोगों को बहुत अच्छे से डेकोरेट करना है। और मैं ऐसा मान लो मैं आपकी क्लास टीचर थी, ठीक है, और मैं ऐसा बोल के चली गई। अब आप में से कुछ कुछ स्टूडेंट्स थे जो बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ में डेकोरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और सब कुछ जो है करने लग जाते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बस बैठे हुए थे, जिनको ऐसा लग रहा था कि ठीक है बाकी लोग कर तो रहे हैं, मेरे करने का क्या मतलब है, क्योंकि जब ये लोग कर ही रहे हैं तो ऑब्वियसली टीचर तो पूरी क्लास को ही बोल के गई है, तो इतने सारे स्टूडेंट्स इनफ हैं, मेरी ज़रूरत नहीं होगी। वैसे भी अगर मैं काम करूंगा तो कौन सा टीचर मुझे स्पेशली बोलेंगे कि मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से करी, इंडिविजुअल एफर्ट तो काउंट होगा नहीं, पूरी क्लास के ही बारे में बात चल रही है, तो फिर ऐसे में मैं क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट्स दूं। तो इस तरह के कुछ स्टूडेंट्स क्लास में हमको मिल जाएंगे जो ऐसे होंगे, जो बस यही सोच रहे होंगे कि ज़रूरी नहीं है कि मैं भी जाके एंगेज हूँ, बाकी लोग कर लेंगे, ठीक है। अब बात मान लो आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास डेकोरेट कर ली, और जब मैं आई तो मैंने देखा अरे वाह क्लास तो बहुत अच्छी डेकोरेट है, तो मैंने सबको बोला कि वाह आप सभी क्लास वालों ने बहुत अच्छे से क्लास को डेकोरेट किया है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने अपना बिल्कुल भी एफर्ट नहीं दिया, लेकिन क्रेडिट उनको भी मिल जाता है। दैट इज दिस, ये जो एक फिनोमेना होता है ना, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि इतने लोग तो कर रहे हैं, मेरे एफर्ट की क्या जरूरत है और मैं क्यों अपने एफर्ट्स दूं। तो जब आपके इंडिविजुअल एफर्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं, इस एक फिनोमेना को सोशल लोफिंग बोलते हैं, ठीक है। आपको इसको लिखना है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो पहले आप सोशल लोफिंग क्या होता है वो बताओगे, फिर सोशल लोफिंग में किस तरह से जो है मतलब कैसे रिड्यूस हो जाते हैं इंडिविजुअल एफर्ट्स वगैरह, वो सब आप बताओगे। थोड़ा एग्जांपल दे देना जैसे मैंने आपको दिया। अब इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किए गए थे। लार्टन एंड हिज एसोसिएट्स उन्होंने किए थे। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि ग्रुप ऑफ मेल स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड टू क्लैप और चीयर एज लाउडली एज पॉसिबल, एंड फ्रॉम दिस लार्टन एंड हिज एसोसिएट्स वर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ मच नॉइस पीपल कैन मेक इन सोशल सेटिंग्स। ये वही एग्जाम्पल दिया हुआ है लार्टन वाला जो आपकी बुक में दिया है और जैसे मैंने एक्सप्लेन भी आपको किया था, ठीक है। तो ये लोग क्या बोलते हैं, एक क्लास के अंदर जितने भी मेल स्टूडेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं आप लोग क्लैपिंग करो, और देखेंगे कि आप लोग कितनी ज़्यादा क्लैपिंग कर रहे हो। तो कुछ लोग बस ऐसे क्लैपिंग कर रहे थे, कुछ लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग कर रहे थे, कुछ लोग थोड़ा नॉर्मल कर रहे थे। तो अब जो लोग सिर्फ नॉर्मली ऐसे ऐसे करके क्लैपिंग कर रहे थे, दैट मीन्स उनका इंडिविजुअल एफर्ट कम है। बट अगर हम बात करें कि सब लोगों की क्लैपिंग करने से शोर कितना हुआ, तो बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो दैट इज़, और फिर इसमें वो ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है पार्टिसिपेंट का, हर एक पार्टिसिपेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है।
फिर ये आप पूरा एक्सप्लेन करोगे। लैटिन के अलावा एक और इंसिडेंट, 2 इंसिडेंट्स बोले उन्होंने, है ना, तो एक आप ये बताओगे कि 2 इंसिडेंट सोशल लोफिंग के जो स्कूल में हो सकते हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला तो ये कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स या वर्क्स में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही कम अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। दूसरा, कभी कभी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही कम प्रैक्टिस करते हैं जिसकी वजह से पूरी टीम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल ले लो, इंडियन क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम में जितने भी सारे मेंबर्स हैं वो सभी को बहुत अच्छे से क्रिकेट आता है, सभी को बहुत अच्छे से आता है। लेकिन मान लो अब हम कोई एक मेंबर रिटायर हो रहा है तो हमने किसी न्यू मेंबर की एंट्री करी और वो पर्सन अपने उतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देता, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो सभी आउट हो गए और सिर्फ वही बचा है बैटिंग करने के लिए। अब अगर वो खुद ही उसने इतने अच्छे एफर्ट्स नहीं दिए हैं तो ऑब्वियसली कि वो आउट हो जाएगा और उसकी वजह से पूरी टीम हार जाएगी, है ना। तो इस तरीके से अगर आप अपने एफर्ट्स को कम रखोगे तो उसका इफेक्ट पूरी टीम के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए सोशल लोफिंग के स्कूल में। तो स्कूल वाला एग्जाम्पल भी दे दिया, सोशल लोफिंग को एक्सप्लेन भी कर दिया। क्वेश्चन बोल रहा था कि कैसे सोशल लोफिंग को रिड्यूस किया जाए, कोई 2 इंसिडेंट्स के थ्रू बताओ, तो हमने बता दिया सोशल लोफिंग क्या होती है। लैटिन का एक्सपेरिमेंट्स भी हमने बता दिया, हमने स्कूल में क्या क्या सोशल लोफिंग के इंसिडेंट्स हो सकते हैं वो भी बता दिया। सोशल लोफिंग कैसे रिड्यूस करनी है वो अब हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। मेकिंग एफर्ट्स ऑफ ईच पर्सन आइडेंटिफिएबल, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमको उन सभी के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, सभी को हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, हर एक पर्सन को। साथ ही साथ में अगर हम उनके ऊपर वर्क का प्रेशर बढ़ा देंगे तो इसकी वजह से वो लोग भी काम करने के लिए आगे आएंगे कि काम बहुत ज़्यादा है तो हमें भी पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। अगर उनके टास्क की वैल्यू को हम बढ़ा दें या जो भी वो काम कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दें तो भी वो काम करने में उनका मन लगेगा। और उनके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगर हम उनको फील कराते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मान लो क्रिकेट टीम है और उसमें बाकी सब अच्छा प्ले करते हैं लेकिन कोई एक है जिसके कंट्रीब्यूशन कम है, तो अगर आप उसको भी बोलोगे कि नहीं आपकी वजह से भी हमारी टीम बहुत ज़्यादा आगे जाएगी, आपके एफर्ट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी आएगा कि यार मुझे भी एफर्ट्स करने चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ग्रुप कोहेसिवनेस, ग्रुप कोहेसिवनेस ज़्यादा होनी चाहिए, एकजुटता, यूनिटी होनी चाहिए ताकि एक मोटिवेशन सभी को एक दूसरे से देख के मिलता रहे। तो ये वो कुछ मेजर्स हैं जिनके थ्रू सोशल लोफिंग को रिड्यूस किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आई होप सो कि आप लोग लिख लोगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कन्फर्मिटी से रिलेटेड है। अगेन कन्फर्मिटी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन आपके कोर्स में से जो है ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, तो मैं सिर्फ एक बार रीड करूंगी, आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। हाउ ऑफन डू यू शो कन्फर्मिटी इन योर बिहेवियर, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कन्फर्मिटी। आप कितना ज्यादा कन्फर्मिटी अपने बिहेवियर में शो करते हो, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं। कन्फर्मिटी का एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल स्कूल में कोई नया चीज़ आपको करवानी है या स्कूल में आप कोई डांस कंपटीशन करवाना चाहते हो तो आप सभी स्टूडेंट से परमिशन ले रहे हो, ठीक है। स्टूडेंट्स की कोई यूनियन है, वो सभी स्टूडेंट से परमिशन ले रही है कि स्कूल में हमको ये चीज़ करवानी है, तो आपके पास भी आते हैं। आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि नहीं डांस कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा लगा कि अगर मैंने इसमें साइन नहीं करी तो बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे अपना एंटी मानने लग जाएंगे, तो इसलिए आपने इस एक प्रेशर के वजह से आपने भी उस डांस कंपटीशन के लिए हामी भर दी। तो दिस इज नोन एज व्हाट, कन्फर्मिटी, ठीक है। इसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं कुछ सारे, तो वो हमको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एक और क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये है आपका व्हाई डू पीपल ओबे इवन व्हेन दे नो दैट देयर बिहेवियर मे बी हार्मिंग अदर्स, एक्सप्लेन। अगेन ये भी आपका जो है ओबीडियंस से रिलेटेड है, कंप्लाइंस से रिलेटेड है, जो कि आपके चैप्टर में से डिलीट कर दिया गया, लेकिन एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ था इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो डिलीट हो गया है कोर्स में से, तो इसको भी करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाई डू पीपल ओबे। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमारा बिहेवियर जो है वो दूसरों को हार्म कर सकता है, फिर भी हम ओबे करते हैं लोगों की बातों को, तो ऐसा क्यों होता है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये जनरली अगर जानने के लिए आपको जानना है तो मैं बता देती हूँ कि हम लोग जनरली ओबे इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर हम डिसओबे करेंगे तो शायद हमको पनिशमेंट मिलेगी, और कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि जो भी पर्सन अथॉरिटी में है उसकी बात हमको मानना चाहिए। जैसे मान लो आपकी टीचर हैं, आपकी टीचर कोई ऐसा काम आपको बोलती हैं कि कल अपने पेरेंट्स को लेकर आना, मैं तुम्हारी शिकायत करूँगी।
अब आपको पता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं लेकर आओगे तो टीचर से पनिशमेंट मिलेगी, और अगर आप अपने पेरेंट्स को लेकर आओगे तो घर पे डांट पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं लेके आओगे तो भी आपके साथ में बुरा ही होने वाला है। और दूसरी चीज़, टीचर बोल रही है, टीचर की बात को नहीं टाला जा सकता, वो अथॉरिटी में, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, इसलिए हमको ओबे करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सिचुएशन स्पेसिफिक वगैरह होते हैं और ये सारे उसके रीजंस हैं। अगेन, नहीं पढ़ना। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉपरेशन? अगेन, कॉपरेशन भी डिलीटेड टॉपिक है, नहीं पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। सिर्फ शॉर्ट में हमको जान लेना है कि कॉपरेशन होता क्या है। तो जब हम कॉपरेटिवली किसी चीज़ के साथ में, शेयर्ड गोल्स के साथ में कोई वर्क साथ में काम करता है तो उसे कॉपरेशन बोला जाता है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स होते हैं, हर एक इंडिविजुअल का लोड जो है वो कम हो जाता है, हम अपने गोल्स को ईजिली अटेन कर पाते हैं, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन और एक्सेप्टेंस होती है एक दूसरे के आइडियाज़ की, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जानना, शॉर्ट में जानना है बस कि कॉपरेशन क्या एक चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज वंस आइडेंटिटी फॉर्म्ड? अब आइडेंटिटी फॉर्मेशन वाली जो चीज़ है या सोशल आइडेंटिटी वाली जो चीज़ है, अगेन आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये भी आपके बुक में से डिलीटेड टॉपिक से क्वेश्चन है। अच्छा देखो, हुआ क्या है कि जैसे आपकी जो एनसीईआरटी है, तो सीबीएसई ने एक सर्कुलर रिलीज कर दिया कि कितना सिलेबस रेशनलाइज्ड हो चुका है, ठीक है। 2022-23 की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो लेकिन उसके हिसाब से एनसीईआरटी में चेंजेस नहीं हुए, तो कुछ कुछ टॉपिक्स को डिलीट तो कर दिया, लेकिन उनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो अभी भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। यानी एनसीईआरटी को अभी अपडेट नहीं करा, पर बता दिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसलिए मैं क्वेश्चंस आपको बता दे रही हूँ कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। आप उस अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई करना। तो ये हाउ इज वंस आइडेंटिटी फॉर्म्ड, ये नहीं आएगा इसमें। बस ये है कि सोशल आइडेंटिटी फॉर्मेशन स्टार्ट होता है अपनी डेफिनेशन से कि वो कौन है, कैसा है, किस तरह के उसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इस तरीके से आइडेंटिटी जो है वो फॉर्म होती है। 10th क्वेश्चन इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट को लेकर है। अगेन यही जो है टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ द इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट, थिंक ऑफ एनी इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, रिफ्लेक्ट ऑन द ह्यूमन प्राइस ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट। क्या सारे कॉजेज होते हैं इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट के, कोई एक इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करो, और कन्फ्लिक्ट जब होता है तो उससे ह्यूमन को क्या सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। अगेन नहीं है चैप्टर के अंदर, पहले था फिर डिलीट हो गया टॉपिक, तो हमको इसको भी डिस्कस नहीं करना है। और इसी के साथ में हमारे टॉपिक्स होते हैं खत्म, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको इस चैप्टर से करने हैं। बाकी अगर एनसीईआरटी अपडेट होती है तो फिर अपडेशन के बाद में क्या क्या नई चीज़ें आती हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को अभी और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतने क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से आंसर करने की कोशिश करिए। और भी क्वेश्चंस ऐड ऑन होंगे तो उनको भी कोशिश करिए, सैम्पल क्वेश्चन पेपर वगैरह लगाइए, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहाँ पर हम करेंगे चैप्टर को रिवाइज, ठीक है। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, कोई डाउट है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। जाते जाते एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि आप मैग्नेट ब्रेन्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो। YouTube पर आपको डेली लेक्चर्स मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स से भी प्ले स्टोर पर भी मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, जो कि अगेन बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है गूगल पर। इसे जैसे ही गूगल पर एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस के सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी क्लास, कोर्स, सब्जेक्ट, चैप्टर, लेक्चर आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ, और वीडियोस हो जाएंगे ओपन। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको मिलेगी 100% फ्री एंड क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन, साथ ही साथ विद बेस्ट टीचर्स। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। साथ ही साथ जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हो। इतना ही नहीं, आपको मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स, बुक्स एंड ई बुक्स का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।